अध्याय 222 संदिग्ध पुस्तक। अरे कमीने, तुम कौन हो? महिला ने अपना बायां हाथ पकड़ते हुए, या यूं कहे कि जहां उसका बायां हाथ होना चाहिए था, शाप दिया। जो कुछ बचा था वह एक खूनी स्टंप था। उसके सामने साफ कपड़ों में ओलिवर खड़ा था। उसकी अभिव्यक्ति शांत और उदासीन थी, जिसमें कोई खून नहीं था। ऐसा लगता था जैसे वह एक अछूत देवदूत था जिसे उसके जैसे नश्वर लोग कलंकित नहीं कर सकते थे। उसके हाथ में एक हाइड्रोलिक ब्लेड था जिसमें ऐसा लग रहा था कि पानी उच्च तीव्रता से बह रहा है। उसकी सतह एक घातक चमक से झिलमिला रही थी। उसने महिला की ओर उदासीनता से देखा और कहा, क्या तुम देख नहीं सकती? उसने उस पर ब्लेड तान दिया। मैं एक ओझा हूँ। अचानक कमरे के कोने से एक और आवाज आई। एक आदमी घुटनों के बल बैठकर हाँफ रहा था। उसके माथे से खून बह रहा था। उसने कहा, वो सफेद बाल, वो आंखें जो एक ही पल में अमानवीय और मानवीय लगती हैं। क्या आप से हैं? मिस्टिक पर्च कबीले। वास्तव में मैं मिस्टिक पर्च कबीले का उत्तराधिकारी हूँ। ओलिवर ने वाक्य पूरा किया। उसकी आवाज स्थिर और तथ्यपूर्ण थी। उस क्षण महिला और पुरुष की पुतलियां फैल गईं। अंततः उनके संदेह की पुष्टि हुई। उन्हें पहले ही अंदाजा हो गया था कि यह राक्षसी बच्चा कहाँ से आया है, और अब उनका संदेह पुष्ट हो गया था। कुख्यात मिस्टिक पर्च कबीले का एक मुख्य उत्तराधिकारी, ये कबीला सभी राक्षसों के लिए अभिशाप माना जाता है। इस बैकवाटर शहर जैसी जगह में ऐसी इकाई का सामना करने के लिए उनकी किस्मत या तो बहुत अच्छी होगी या बहुत बुरी होगी। किसने उम्मीद की होगी कि उनकी खोज किसी सामान्य ओझा द्वारा नहीं, बल्कि मिस्टिक पर्च कबीले के मुख्य उत्तराधिकारी द्वारा की जाएगी। इस रहस्योद्घाटन ने उनके दिलों की धड़कन बढ़ा दी। यह उनके लिए एक भयानक और महान अवसर दोनों था। भयानक क्योंकि वे अपने सामने वाले बच्चे द्वारा भूत भगाने के कगार पर थे, और महान क्योंकि उन्हें अपने स्वामी की प्रमुख शत्रुओं में से एक को मारने का सुनहरा अवसर दिया गया था, जबकि वह था अभी भी बढ़ रहा है। लेकिन यह असंभव लगता है, उस आदमी ने निराशा में सोचा जब उसने लड़के से एस्पेरा निकलते देखा। एस्पेरा विशाल, जबरदस्त था, उनके दोनों एस्पेरा की तुलना में कहीं अधिक बड़ा था। उसकी एस्पेरा की मात्रा को देखते हुए लड़का स्पष्ट रूप से रैंक 2 ओझा था। उसके शरीर से रिसने वाली राख की ग्रे एस्पेरा पूरे कमरे में बाढ़ की तरह भर गई। दबाव से हवा का दम घुट गया। निराशा मनुष्य के अंदर तक घर कर गई। जब वह अपने साथी के साथ इस संकट से बचने के तरीकों के बारे में सोच रहा था तो उसके माथे पर पसीना आ गया। वह जानता था कि उनके पास अधिक समय नहीं है, इसलिए उन्हें शीघ्रता से कार्य करना होगा। अचानक उसके दिमाग में एक भयावह विचार आया और उसने महिला से चिल्लाकर कहा, उसे व्यस्त रखो। वह महिला, अंधेरी कीमियागर, उससे अधिक शक्तिशाली थी। उसके लिए यह आदर्श था कि वह कुछ समय के लिए रुक जाए जबकि वह जो कुछ उसके मन में था उसे तैयार कर रहा था। उसे यकीन था कि अगर ऐसा हुआ तो वे दोनों भाग सकते हैं और इस लड़के को खत्म भी कर सकते हैं। ये सुनकर महिला तुरंत खड़ी हो गई। उसके काले स्वर ने काफी हद तक अत्यधिक रक्तस्राव को रोक दिया था, और उसकी आंखें एक क्रूर चमक से भर गईं जब उसने चिल्लाते हुए कहा, आप उन शापित ओझाओं के वंशज हैं, जो हमेशा हमारी योजनाओं में हस्तक्षेप करते हैं। आज वह दिन है जब आप मर जाएंगे। जैसे ही उसने उसे आसानी से घुमाया, उसके हाथ में एक बड़ी तलवार दिखाई दी, जो उसके पतले शरीर के बावजूद उसकी क्रूर ताकत का प्रदर्शन कर रही थी। ओलिवर की आंखें संदेह से चमक उठी। उसे पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ है जब उसने उस आदमी को एक पुरानी, फटी हुई काली किताब लाते हुए देखा जिसके कवर पर खून के निशान थे। उसे बेकार खड़े रहने में बहुत बुरा लग रहा था। वह इन विधर्मियों के साथ कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था और उसने तुरंत अपना ब्लेड आगे बढ़ा दिया। महिला तुरंत उसके करीब आ गई और अपनी बड़ी तलवार से उसके ब्लेड को अवरुद्ध कर दिया। टकराना, टकराना, टकराना। ओलिवर नहीं रुका और बार बार हमला करता रहा। उसकी ताकत बढ़ती गई और हर झटके के साथ महिला को पीछे की ओर धकेलता रहा। महिला ने विकृत भाव बनाते हुए उस आदमी पर चिल्लाते हुए कहा, कब तक? रुको, मेरा काम लगभग पूरा हो चुका है। महिला ने दांत भींच लिए।
ओलिवर के प्रहारों को रोकने के कारण उसके हाथ सुन्न हो रहे थे, और वह इस बात से आश्चर्यचकित होने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी कि इस छोटे से लड़के के पास इतनी विनाशकारी पाशविक शक्ति कैसे थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएंगी। ऐसा होने से पहले उसे कुछ करना था। ये देखकर कि वह अभी भी विरोध कर रही थी, ओलिवर क्रूर हो गया। उसके दूसरे हाथ में एक रेपियर अचानक प्रकट हुआ और उसने आगे की ओर वार किया। अनंत स्वतंत्रता की संप्रभु हड़ताल। पफ। अप्रत्याशित ताकत से महिला के होश उड़ गए और उसकी खांसी में खून आ गया। ओलिवर ने उसके सिर पर हमला करने और उसे बेहोश करने से पहले उसे अपना संतुलन हासिल करने का एक क्षण भी नहीं दिया। उसने उस आदमी की ओर देखा जो भयभीत होकर उसकी ओर देख रहा था, और आत्माओं के 6 विचारशील कदम। हड़बड़ाहट में ओलिवर उस आदमी के नीचे आया और उसकी आंत में मुक्का मारा, जिससे उसके फेफड़ों से हवा बाहर निकल गई। खांसी। उस आदमी की आंखें सफेद हो गईं और उसकी आंखें पीछे की ओर मुड़ गईं और अंततः वह बेहोश हो गया। ओलिवर रुका और स्थानीय पुलिस स्टेशन, या अधिक विशेष रूप से प्रमुख को फोन किया, क्योंकि उसकी कॉल का जवाब सीधे उसने दिया था। उन्होंने कुछ निर्देश दिए और खेल के मैदान की साफ सफाई कर एक निश्चित स्थान पर पहुंचने को कहा। स्थान भूमिगत तहखाना था। उन्होंने पहले ही हर चीज का ध्यान रख लिया था और अन्य छोटी मोटी चीजें वे ही संभालेंगे। उन्होंने उनसे निकटतम ओझा संघ शाखा से संपर्क करने और ठीक से जांच करने के लिए ओझाओं को भेजने के लिए भी कहा। वह मुख्य वस्तुओं को साफ करेगा जो काम में आ सकती है या बहुत अधिक कीमत पर बिक सकती हैं, जबकि बाकी सफाई अन्य लोगों द्वारा संभाली जाएगी। हालांकि उससे पहले उसे एक काम करना था। सोचते सोचते उसकी आंखें झुक गईं। उसने बेहोश आदमी की ओर देखा और उसकी आंखें बदल गईं। अपनी विशेष आंखों का उपयोग करते हुए उसने सामान्य स्थिति में लौटने से पहले थोड़ी देर तक उस व्यक्ति का अवलोकन किया। उसे अब भी झाड़ फूंक कर बचाया जा सकता है, उसने खुद से कहा और उस आदमी के माथे पर हाथ रखा। एक गहरा, घृणित काला एस्पेरा उस आदमी के सिर से निकलकर ओलिवर की हथेली में इकट्ठा होने लगा। ओलिवर अगले कुछ मिनटों तक उसी स्थिति में रहा, और जब उस आदमी के शरीर से कोई और गहरा एस्पेरा नहीं निकला, तब उसने अपना हाथ हटाया। अंधेरा एस्पेरा उसके हाथों में एक काली गेंद के रूप में इकट्ठा हो गया। उसने अपने हाथों को मुट्ठी में बांध लिया और सारा काला एस्पेरा तितर बितर हो गया। आदमी की अचेतन अभिव्यक्ति धीरे धीरे और अधिक शिथिल हो गई और उसकी पीली त्वचा तुरंत स्वस्थ रंग में आ गई। कहानी खत्म। अलविदा।